नमस्कार साथियों, मैं बजरंगलाल सैनी अपने निजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का, साहित्य प्रेमियों का और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों का बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में आपके सामने उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी हुई एकांकी तौलिए की जो नायिका है मधु, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उपेंद्र नाथ अश्क हैं जिन्होंने साहित्य जगत में अपने साहित्य के द्वारा उल्लेखनीय रचनाओं का निर्माण किया है। इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एकांकी है तौलिए। तो हम आज तौलिए एकांकी की नायिका मधु का संपूर्ण चरित्र चित्रण आप लोगों के सामने प्रकट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मधु तौलिए एकांकी की नायिका है। एकांकीकार ने उसके चरित्र की अनेक विशेषताओं का संकेत रूप में निरूपण किया है। निम्न बिंदुओं के माध्यम से उसके चरित्र को अपन यहाँ प्रकट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उसके चरित्र की एक विशेषता हमारे सामने उत्पन्न होती है, वह है गुस्सेल स्वभाव। अर्थात मधु पढ़ी लिखी नव युवती है और अपने घर को सुसज्जित रखती है। वह अपने पति बसंत के भुलक्कड़ स्वभाव पर गुस्सा करती रहती है। बसंत हजामत बनाने के बाद मदन के तौलिए से मुंह पोंछता है। इस बात पर मधु को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़कर कहने लगती है कि जरा आंखें खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, बीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें। बसंत अपनी गलती स्वीकार करता हुआ चश्मा न पहनने का बहाना बनाता है, परंतु वह गुस्से में आकर कहती है, ऐनक हो तो कौन सा आपको दिखाई देता है। अपने पति के साथ अधिक टकराट हो जाने पर तो वह मायके जाने की तैयारी भी करने लगती है। 2 महीने तक बसंत के बनारस में रह जाने से उसका गुस्सा कम हो जाता है, परंतु पति के लौट आने पर पुनः उसका गुस्सेल स्वभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। इस प्रकार अपन उसके चरित्र में उसके गुस्सेल स्वभाव को देखते हैं। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है रूठने की आदत। तौलिए एकांकी में मधु को बात बात पर रूठ जाने और मुंह फुलाकर बैठ जाने वाली बताया गया है। वह बसंत को मदन का तौलिया इस्तेमाल करने से रोकती है, परंतु जब वह कहता है कि ऐनक न पहनने से उसे अपने तौलिए नहीं दिखाई दिया, तो मधु मुंह फुलाकर धम से कोंच में धंस जाती है। उसकी इस आदत को लक्ष्य कर बसंत कहता है, यह तुमने फिर मुंह फुला लिया। तौलिए के इस्तेमाल की बात बढ़ जाती है और उन दोनों में आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं। तब वह रोटकर स्पष्ट कहती है कि आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है, मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी, मैं आज ही चली जाऊँगी। इस तरह वह अपने पति से रूठकर मायके जाने की तैयारी करने को तैयार हो जाती है। तीसरी उसके चरित्र की विशेषता है टकराहट की प्रवृत्ति। किसी व्यक्ति का यह स्वभाव हो जाता है कि वह परिवार के सदस्य को बात बात पर टोकता रहता है और इससे परिवार में प्रतिदिन टकराहट हो जाती है। कई परिवारों में इसी कारण अशांति एवं कलह बना रहता है। मधु का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। वह तौलिए के प्रसंग में बसंत को टोकती रहती है। यद्यपि वह शादी से पहले उसके स्वभाव से परिचित थी, फिर भी प्रतिदिन वह बसंत पर वर्जनाओं का अंकुश लगाती रहती है। उसके चरित्र की इस कमजोरी की ओर लक्ष्य करके बसंत कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं
तुम्हारे चेहरे पर झलक आती हैं। एकांकी के अंत में भी उसकी यही प्रवृत्ति व्यक्त हुई है। पति के साथ इस तरह की टकरार से उसका मन अशांत रहता है। अगली विशेषता है भाग्यवती। मधु एक मध्यम वर्गीय नारी के रूप में एकांकी में चित्रित होती है और मध्यम वर्गीय नारी के चरित्र की संपूर्ण विशेषताएं उसमें देखने को मिलती हैं। वह अपने सुख में भविष्य के प्रति आशावादी और भाग्यवादी भावना प्रकट करती है। वह बसंत से कहती है कि जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तोले रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। मधु की इन बातों से बसंत कहता है कि ये वैभव संपन्न व्यक्तियों का रहन सहन और नजाकतें मैं नहीं जानता। बसंत की इन बातों से मधु तर्क उत्तर करने लगती है और अपने सुरुचिपूर्ण जीवन के प्रति आशावादी बनी रहती है। आगे अपन देखते हैं कि वह एक संकालु प्रवृत्ति की नायिका भी है। बसंत मधु से कहता है कि हम 6 भाई एक ही तोले से बदन पहुँचते थे। तब मधु कहते हैं कि दूसरों के इस्तेमाल किए गीले तौलिए से बीमारी का संक्रमण हो जाता है। उसे शंका रहती है कि इससे त्वचा की बीमारी अवश्य हो जाती है। इसलिए वह आश्चर्य एवं अविश्वास के साथ कहती है कि लेकिन स्किन की बीमारी। तब बसंत उसे समझाता है कि जब हमारे शरीर में रोग का सामना करने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तभी रोग बढ़ता है। इतना समझाने पर भी मधु नहीं मानती तथा गंदे तौलिए से अज्ञात बीमारी का आशंका से आक्रांत रहती है। स्वस्थता प्रिय मधु एक स्वस्थता प्रिय पात्र के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। एकांकी में उसे स्वस्थता प्रिय बताया गया है। वह बसंत से कहती है कि मैंने तौलिए से शरीर में रोग के कीड़े फैले, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। इसी प्रकार वह स्वच्छता और सुरुचि की भावना को काव्य और कला की भांति मानसिक आनंद देने वाले बतलाती है। यद्यपि वह गंदे इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों की व्यवस्था समझती है, परंतु आदमी गंदेपन का स्वभाव रखे इसे वह अनुचित मानती है। उसी और निम्मों से भी वह इसी कारण नाराज रहती है कि वे दोनों गंदे सैंडल पहनकर घर में प्रवेश होती हैं। मधु स्वच्छता प्रिय होने से घर में सफाई का पूरा ध्यान रखती है और अपनी नौकरानी मंगला को भी सफाई से रहने के लिए टोकती रहती है। इसी कारण वह अपने पति से कहती है कि कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। आदमी स्वभाव से सफाई पसंद है, मुझे गंदे लोगों से सख्त नफरत है। बदतमीजी से घृणा। मधु बदतमीजी से घृणा करने वाले एक पात्र के रूप में भी हमारे सामने आती है। बसंत जब उसी और निम्मों का प्रसंग उपस्थित करता है तब मधु कहती है कि मुझे हंसी मजाक से नफरत नहीं अपितु बदतमीजी से नफरत है। वह पूर्व घटना का उल्लेख कर कहती है कि मदन की वर्षगांठ पर उसी और निम्मो आई थी। निम्मो मेरे पास ही बैठ गई थी और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए थे। उसकी ऐसी बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को तो मैं पशु मानती हूँ। इस प्रकार एकांकी में मधु को तमीज़ अदब को प्राथमिकता देने वाली बतलाया गया है, परंतु इससे उसकी रूढ़िवादी एवं दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्त हुई है। हंसमुख स्वभाव। मधु अपने पति के साथ यद्यपि कुछ रूखा व्यवहार करती है, लेकिन वह अपनी पुरानी सहेलियों के साथ खूब हंसती रहती है और उन्हें अपने हंसमुख स्वभाव का परिचय देती है। उसकी इस विशेषता को देखकर सुरो कहती है कि यह इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो जन्मी थी जन्म की सीढ़ी। इस प्रकार चिंती मजाक में कहती है, भाई साहब ने सिखा दिया इतने ज़ोर से ठहाके लगाना।
वह मंगला के साथ भी अपने हंसमुख स्वभाव का व्यवहार करती है। 2 महीने बाद बसंत के लौट आने पर भी वह हंसने का प्रयास करती है और ड्राइंग रूम में ही पलंग पर अपने मित्रों से मिलने की छूट देती है, परंतु उसका यह हंसमुख स्वभाव कम ही व्यक्त हुआ है। आगे उसके चरित्र की विशेषता है आडंबर प्रिय। मधु आधुनिक नारी की तरह आडंबर करना अपनी शान में इजाफा मानती है, इसलिए वह अलग अलग तौलिए रखती है, डाइनिंग टेबल पर ही चाय पीती है, स्वच्छता तथा सुरुचि के नाम पर स्वयं को उच्च कुलीन मानने लगती है। सूरो और चिंती के वार्तालाप से पता चलता है कि वह आडंबर प्रियता का सिद्धांत पहले से मानती थी, इसलिए जब मधु ने अपनी सहेलियों को बिस्तर पर ही चाय नाश्ता लेने को कहा तो चिंती कहती है कि ब्याह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। बसंत मधु की आडंबर प्रियता को दूसरों से घृणा करने का कारण मानता है, इसलिए वह आवेश में आकर उसे कहता है, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, मेरे मित्रों से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। वह मधु की आडंबर प्रियता को शिष्टाचार की हद मानता है और कहता है कि इससे हंसना खेलना जीवन वर्जनाओं व कुंठाओं से जकड़ जाता है। प्रस्तुत एकांकी में मधु के चरित्र में इस विशेषता का विशेष रूप से चित्रण किया गया है। चिंतनशील एवं रूढ़िवादी नायिका के रूप में भी मधु हमारे सामने उपस्थित होती है। बसंत के संवादों से स्पष्ट हो जाता है कि मधु पढ़ी लिखी होने से यद्यपि चिंतनशील है, परंतु वह अत्यधिक रूढ़िवादी भी है। वह सभ्यता एवं सुरुचि के नाम पर अपने विचार व्यक्त करती है और दिखावे की प्रवृत्ति को ही श्रेष्ठ सभ्यता मानती है। सुरो और चिंती से बातें करते समय वह संस्कृति और सुरुचि को नए ढंग से परिभाषित करती है। आदमी की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पदों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। रही सुरुचि तो यह भी अभिजात वर्ग की स्नोब्री का दूसरा नाम है, इसलिए वह मानव के आचरण हेतु महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करती हैं। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में मधु को चिंतनशील और रूढ़िवादी चेतना से युक्त बताया गया है। मधु अपरिवर्तित स्वभाव की नारी है। रूढ़िवादी व्यक्ति अपने आचरण एवं स्वभाव को नहीं बदल पाता है। मधु भी ऐसी ही दिखाई गई है। बसंत के सामने वह सदैव तर्क वितर्क करती रहती है, परंतु जब बसंत 2 महीने के लिए बनारस चला जाता है तब वह अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करती है। वह अपने स्वभाव को पति के अनुरूप ढालने के लिए ड्राइंग रूम में पलंग बिछाकर उसी पर सहेलियों के साथ चाय नाश्ता करती है। वह मंगला से कहते हैं कि मंगला, जरा मेरी ओर देखकर बता तो क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ। मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ। पड़ोसनी भी यही कहती हैं, मेरी ओर जरा देखकर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ। बसंत की अनुपस्थिति में वह बदली हुई सी लगती है, लेकिन बसंत के लौट आते ही फिर वही टकराहट प्रारंभ हो जाती है और वह तौलिए के इस्तेमाल को लेकर बसंत को टोकने लग जाते हैं। इससे बसंत नाराज़ हो जाता है। इस प्रकार मधु का स्वभाव कोशिश करने के बावजूद भी अपरिवर्तित ही बना रहता है। अंतिम उसके चरित्र की विशेषता है स्नेह प्रीति से युक्त एक नायिका के रूप में। मधु अपने सहेलियों से अत्यधिक स्नेह रखती है। सुरो और चिंती के आने पर वह कॉलेज की पुरानी सहेलियों के बारे में बातें करती है और उन सभी की खबर लेती रहती है। मंगला और मदन के प्रति भी उसका व्यवहार स्नेह से युक्त है। वह बसंत से सच्चे मन से प्यार करती है। इस कारण जब बसंत बनारस में कुछ अधिक दिनों तक रुक जाता है तो वह चिंतित हो जाती है। बसंत के पत्रों को लेकर भी उससे जो शिकायत रहती है उसमें भी उसका प्यार झलकता है। बसंत की अनुपस्थिति में वो उदास रहती है, जबकि उसके आ जाने पर प्रसन्नता से भर जाती है। इस प्रकार वह नारी सुलभ कोमल भावनाओं से मंडित चित्रित की गई है। इस प्रकार एकांकी की नायिका मधु की चारित्रिक विशेषताओं को
हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और जिन साथियों और विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।